जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग साइंस यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो साइंस ब्रह्मास्त्र का सीरीज चला रहे हैं, तो आज का लेक्चर थर्ड है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे अधिकतम क्वेश्चन को, यानी कि बहुत अधिक क्वेश्चन है। आज लगभग 100 क्वेश्चन लाया गया है साइंस का। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 100 के 100 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो को बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि समय से आपको सभी वीडियो मिलते रहे। ठीक है, आज का पहला प्रश्न क्या दिया है? गालजिकाय की खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने। नॉर्मल हम पढ़ते चलेंगे हम लोग। पहला प्रश्न दिया है, गालजिकाय की खोज किसने की थी? तो सही जवाब क्या जाएगा इसका दोस्तों? कैमिलो गाल्जी ने। ठीक है, गालजिकाय के क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा सिरटनी। ठीक है, आगे बढ़े। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यातायात प्रबंधक कहलाता है, कौन सा कहलाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कौन कहलाता है? गालजिकाय। ठीक है, गालजिकाय का मुख्य कार्य क्या है? सत्रवर्ण। ठीक है, गालजिकाय का मुख्य कार्य है सत्रवर्ण। कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण कहाँ पर होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण कहाँ पर होता है? गालजिकाय द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो का आप लोग लास्ट जरूर देखिएगा, तब आप लोग को पता चलेगा कि वीडियो में आखिर में है क्या। ब्रह्मास्त्र सीरीज इसका नाम क्यों रखा गया है, ये आपको लास्ट तक पता चलेगा। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी दुबे ने। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी दुबे ने 1948 में। ठीक है, लाइसोसोम एक प्रकार का होता है, क्या होता है? एंजाइम। लाइसोसोम क्या होता है? एंजाइम होता है जो डेड सेल को मारता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? नीचे दिया भी है, बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। करने का तात्पर्य है कि जो सेल डेड हो जाते हैं उनको यह भक्षण यानी कि खा जाता है, पाचन कर देता है। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाती है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम क्या कहते हैं? आत्महत्या की शैली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो क्या हो जाएगा सही जवाब? लाइसोसोम। ठीक है, वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है रे? और किसी को वीडियो में कोई दिक्कत हो रही होगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। कोशिका का एटम बम कहलाता है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। कोशिका का एटम बम कौन कहलाता है? लाइसोसोम। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पायलट ने। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पायलट ने। वो भी कितने समय में? 1953 में। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100 क्वेश्चन का सीरीज वैसे ही नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वो भी सभी क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ऐसा पीपीटी शायद है आपको कहीं मिले देखने को। राइबोसोम बने होते हैं किसके? आरएनए एवं प्रोटीन के। सिंपल लैंग्वेज में है बिल्कुल। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन के। राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रिका द्वारा। राइबोसोम का निर्माण कहाँ किसके द्वारा होता है? केंद्रिका द्वारा। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। राइबोसोम के 2 प्रकार होते हैं, एक 70S राइबोसोम होता है और दूसरा 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोट में पाया जाता है कौन था? 70S राइबोसोम, यानी जो प्राचीनतम होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब प्राचीनतम। प्रोकैरियोटिक में कौन सा पाया जाता है? 70S राइबोसोम। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 80S। नवीनतम राइबोसोम होते हैं। यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है कहाँ पर? राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है दोस्तों? राइबोसोम के द्वारा। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सा क्या कहलाता है? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिस तरह वो था ना एटम बम, कोशिका का एटम बम, उसी तरह प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? राइबोसोम। लवक, प्लास्टिड यहाँ शुरू हो गया। प्लास्टिड पाया जाता है किसमें? पादप में। प्लास्टिड पादप में पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अवर्डी लवक, अवर्डी लवक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अवर्डी लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। वर्डी लवक होता है दूसरा, जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा क्या होता है? हरित लवक, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट।
आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अवर्णी लवक का मुख्यतः पाए जाते हैं किसमें? अवर्णी लवक मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में। अवर्णी लवक जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फूलों और बीजों, 22 नंबर क्वेश्चन है, फूलों और बीजों का आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? क्रोमोप्लास्ट। फूलों और बीजों का आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। आगे बढ़े। पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है किसी कारण? हरित लवक के कारण, यानी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है। पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण। पत्तियों का रंग किसके कारण होता है पीला? कैरोटीन के निर्माण के कारण। ठीक है। तो कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, कैसा होता है? पीला। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा होता है? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है कौन? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण में कौन सहायता करता है? हरित लवक, यानी कि इंग्लिश में बोले तो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। कोशिका का रसायी घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को। टमाटर, यहाँ देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 28 और 29 आगे आने वाले क्वेश्चन इसी तरह इंपॉर्टेंट है। ठीक है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? लाइकोपीन। हम हाईलाइट भी कराते रहेंगे आपको, जो क्वेश्चन बार बार पूछा है उसको। जैसे टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? लाइकोपीन। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? जैंथोफिल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? जैंथोफिल। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। पपीता में पीला रंग का कारण क्या होता है? कैरिका जैंथीन। पपीता में पीला रंग का कारण क्या होता है दोस्तों? कैरिका जैंथीन। सेब में लाल रंग का कारण क्या होता है? एंथोसाइनिन। सेब में लाल रंग का कारण क्या होता है? एंथोसाइनिन। ठीक है, आगे बढ़े। यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग शायद पता है कि नहीं पता, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो शुरू हो रहे हैं आगे के, वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मिर्च में लाल रंग का कारण क्या होता है? कैप्सेथीन। मिर्च में लाल रंग का कारण क्या होता है? कैप्सेथीन, यानी कि जो रेड कलर की चिली होती है उसका कारण क्या होता है? कैप्सेथीन होता है। गाजर में कौन सा वर्धक होता है? कैरोटीन। गाजर में कौन सा वर्धक होता है? कैरोटीन। केंद्रक, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। आप लोग चाहिए तो डेट भी याद कर लीजिएगा, 1831 में, इसलिए पूरा प्रॉपर डेट के साथ लाए हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। आगे बढ़े, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोशिका प्रबंधक का कार्य कौन करता है? केंद्रक। कोशिका प्रबंधक यानी कि कोशिका को डायरेक्शन कौन देता है? केंद्रक, यानी इसी को बोल सकते हैं कोशिका का यह मस्तिष्क होता है। ठीक है, कोशिका का मस्तिष्क होता है केंद्रक। कोशिका का दिमाग कहलाता है, देखिए आगे क्वेश्चन भी दिया है, कोशिका का दिमाग क्या कहलाता है? केंद्रक। हमने आपको बताया कि कोशिका का मस्तिष्क होता है केंद्रक, आगे क्वेश्चन भी था। केंद्रक का मुख्य भाग क्या होता है? केंद्रक का मुख्य भाग क्या होता है? क्रोमैटिन। केंद्रक का मुख्य भाग क्रोमैटिन होता है। ठीक है। क्रोमैटिन बना होता है किसका? प्रोटीन हिस्टोन व डीएनए का। बोले तो डीएनए का। क्रोमैटिन बना होता है किसका? डीएनए का। कोशिका की निर्जीव रचना क्या कहलाती है? रसधानी। कोशिका की निर्जीव रचना क्या कहलाती है? रसधानी। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए यहाँ से थोड़ा और फास्ट पढ़ेंगे हम लोग। रसधानी पाया जाता है किसमें? पादप कोशिका में। रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप लोग लास्ट तक जरूर रुके रहिएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। रसधानी किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। तारकाय यानी कि सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोवेरी ने। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोवेरी ने। तारकाय पाया जाता है किसमें? सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में। सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है दोस्तों? जंतु कोशिका में। केंद्रक विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है? कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, आगे बढ़े। समसूत्री विभाजन मिस्टोसिस होता है क्या? काय कोशिकाओं में। कहाँ पर होता है? मिस्टोसिस कहाँ पर होता है? काय कोशिकाओं में। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन मोइसिस होता है किसमें? लैंगिक जनन
कोशिकाओं में, यानी कि लैगिंग न्यूरॉन कोशिकाओं में, ठीक है, लैगिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन लैगिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री नहीं है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा असूत्रीय। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, यह समसूत्री नहीं है, असूत्रीय है। असूत्रीय विभाजन होता है किसमें, जीवाणुओं में। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। असूत्रीय विभाजन किसमें होता है, जीवाणुओं में। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, वाल्टर फ्लेमिंग ने। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, वाल्टर फ्लेमिंग ने। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, फार्मर व मुर्रे ने, फार्मर व मुर्रे ने, ठीक है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था किसने, डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ तक हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए। बताइएगा आप लोग कितने क्वेश्चन को प्रॉपर याद कर लिए हैं, ठीक है। कमेंट में सभी लोग बताएंगे कि अभी तक कितने क्वेश्चन को प्रॉपर याद कर लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, डार्विन। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, डार्विन। अनुवांशिक का पिता या जनक कहा जाता है किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगरी हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था, मटर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न संख्या 54 इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल होगा यहाँ पर, जब ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था, मटर का। आगे बढ़ते दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा जाता है। किसने कहा था, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसने कहा था, डब्ल्यू वाटसन ने। डब्ल्यू वाटसन ने। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, डब्ल्यू वाटसन ने। किस टाइम पर, 1905 में। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, डब्ल्यू वाटसन ने, वो भी 1905 में। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें, क्रोमोसोम में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें, क्रोमोसोम में। अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है, जीन। अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है दोस्तों, जीन। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, विलहेम जोहानसेन ने। विलहेम जोहानसेन, ठीक है, अभी 1909 में। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन अवस्थित होते हैं, यानी कि जीन कहाँ पर अवस्थित होते हैं, गुणसूत्रों में, ठीक है। जीन को गुणसूत्रों को तोड़ेंगे तो डीएनए मिलेगा, डीएनए के बाद डीएनए को और मतलब विस्तारित किया जाएगा तो जीन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सभी लोग कमेंट में बताएंगे जीन में कौन से क्षारीय लवण पाए जाते हैं, वो बताएंगे आप लोग। एक जीन का एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने, बीडल एवं टैटम ने। एक जीन का एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, बीडल एवं टैटम ने। गैमीट की शुरुआत के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, मेंडल ने। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, मेंडल ने। जीवन की उत्पत्ति हुई किसके द्वारा, प्रीकैम्बियम काल में। जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी, प्रीकैम्ब्रियन काल में। यह न्यू क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी, प्रीकैम्ब्रियम काल में। अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है, गुणसूत्र। अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है, गुणसूत्र। आगे बढ़े, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, स्टार्सबर्ग ने। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, स्टार्सबर्ग ने, अभी 1875 ईस्वी में। क्रोमोसोम शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वाल्डेयर ने, 1888 में। क्रोमोसोम या गुणसूत्र का शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वाल्डेयर ने, 1888 में। गुणसूत्रों का निर्माण होता है कहाँ पर, क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है, क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य तथा जंतुओं में लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा, गुणसूत्रों के द्वारा। मनुष्य तथा जंतुओं में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, गुणसूत्रों के द्वारा, ठीक है। आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और भी। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी,
44 तथा 23 जोड़ी। 44 23 जोड़ी होगा जी, 22 जोड़ी होगा ना। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगा, 46 होना चाहिए, अर्थात 23 जोड़ी। थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर। लिंग गुणसूत्र का कहलाता है 23वां जोड़ा। लिंग गुणसूत्र क्या कहलाता है, 23वां जोड़ा। ठीक है, क्योंकि देखिए 22 जोड़े जो होते हैं वह सेम टू सेम होते हैं, जो पुरुषों में होते हैं वही महिलाओं में होती है, लेकिन 23वां जोड़ा का जो होता है पुरुष का, और उसमें से एक्स जाएगा कि वाई जाएगा, यही डिपेंड करता है लिंग गुणसूत्र पर। ठीक है, पुरुष व स्त्री जिन संगठन होता है एक्स वाई तथा एक्स एक्स। ठीक है, एक्स वाई तथा एक्स एक्स। यहाँ पर मेल का एक्स मर्ज करेगा कि वाई मर्ज करेगा, ये डिपेंड करता है लिंग गुणसूत्र। ठीक है, यहाँ पर जो मेल का एक्स और वाई जो भी मर्ज करेगा वही डिपेंड करेगा लिंग गुणसूत्र पर। ठीक है, पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है एक्स वाई। यहाँ देखिए 23वां जोड़ा क्या होता है, एक्स वाई। यही डिपेंड करता है कि बच्चा होगा या बच्ची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र क्या होता है, यक्ष यक्ष होता है। महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र क्या होता है, यक्ष यक्ष होता है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा, पिता के गुणसूत्र यानी यक्ष वाई के द्वारा। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, पिता के गुणसूत्र यक्ष वाई के द्वारा। यहाँ पर महिलाओं को एक कलंक लगा रहता है कि बस बच्चियां पैदा होती हैं, तो महिलाओं के इसमें कोई दोष नहीं होता है, दोष होता है पुरुष में। अब पुरुष का कौन सा गुणसूत्र महिला के एक्स एक्स गुणसूत्र से मर्ज कर रहा है, ये डिपेंड करता है सिर्फ पुरुष पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है 22 प्लस वाई, 22 जोड़ा प्राप्त करेगा, और वाई जब फीमेल के एक्स गुणसूत्र से मिलेगा तो क्या प्राप्त होगा, लड़का। क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक लड़का अपने पिता से विरासत में कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करता है, 22 जोड़ा तो सेम रहेगा पुरुष का और महिलाओं का, लेकिन जो 23वां जोड़ा पुरुष का होता है वह वाई रहेगा, तो भी लड़का पैदा होगा। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीसर ने। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीसर ने, वो भी 1869 ईस्वी में। आगे बढ़े। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है किसके द्वारा, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किसके द्वारा होता है, न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, दो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं कौन कौन से, एक होता है आरएनए, दूसरा होता है डीएनए। यहाँ से और आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। दो न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से होते हैं, आरएनए और डीएनए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने। कब दिया था, 1953 में। तेज तो नहीं, बड़ा ज़्यादा तेज नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, बताइएगा कमेंट में, और ज़्यादा तेज होगा तो और श्लोक पढ़ लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। वाटसन व क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1962 में। वाटसन व क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1962 में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किस वैज्ञानिक को डीएनए खोज के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार कभी कभी साइंस वैज्ञानिकों के नाम से भी पूछ लेता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, कार्नबर्ग ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, कार्नबर्ग ने। डीएनए होता है क्या, एक अनुवांशिक पदार्थ। डीएनए क्या होता है, एक अनुवांशिक पदार्थ। डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रण करना एवं अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। ठीक है दोस्तों, डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना एवं अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। तो यह रहा दोस्तों आज का 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यूपीएसआई, एसएससी जीडी कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल और अन्य महत्वपूर्ण कंपटीशन एग्जाम में सिंपल लैंग्वेज में देखने को सीधा सीधा मिलता है। ठीक है, बहुत बड़ा यहाँ पर बस यह नहीं कि वॉच टाइम या जो भी करने के लिए यह बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देखिए, इस तरह रहेगा। तो कम समय में हम लोग, अभी देखिए हम लोगों ने लगभग 20 मिनट होने वाला है, और हम लोगों ने 85 क्वेश्चन, ऐसे एक दो क्वेश्चन नहीं, 85 क्वेश्चन को बिल्कुल धीरे धीरे हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर इसमें से आप लोगों ने
कितना अभी तक आप लोगों ने याद कर लिया, ये आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो आशा है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, और बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो में कोई दिक्कत हो रही हो तो उसको सुधार भी किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।